So you are Pankaj Rajput, जी मैम, right? Rajput is the surname. जी Surname है। जी मैम। अच्छा, तो आप ग्वालियर में रहते हैं कि वहाँ से निकल गए? नहीं, ग्वालियर में रहता अभी हूँ। भी ग्वालियर में? जी मैम। कौन से एरिया में? सिकंदर कंपू। ओ, कंपू। जी मैम। हाँ, ग्वालियर में एक पद्धति है कि जो वो चलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं वो, टेम्पो। हाँ, टेम्पो। जी मैम। तो टेम्पो कहेगा सिकंदर कंपू कंपू कंपू, मुरार मुरार, ऐसे बुलाता है जी मैम। है ना अभी भी? जी जी जी। अच्छा, एनीवे, सो व्हाई इज ग्वालियर फेमस, टेल मी। मैम, ग्वालियर ऐतिहासिक शहर रहा है। हाँ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी देसी रियासत थी ग्वालियर। सिंधिया राजवंश का शासन था वहाँ पर। हाँ। कई ऐतिहासिक इमारतें हैं ग्वालियर में। ग्वालियर का किला है और संगीत के लिए फेमस रहा है ग्वालियर। ग्वालियर घराना। कौन थे संगीतज्ञ? मैम, तानसेन ग्वालियर से ही थे। जी वो मैम। तो लाइट, वो दिया जला देते थे गाते गाते, ऐसा था? मैम, कहते ऐसा हैं। कहा जाता है कि दीपक राग जो है, हाँ, वो राग उससे- गाते थे, वो दीपक जल जाता था अपने आप। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसी दीपक राग के चलते उनकी मृत्यु हुई। वही उनकी मृत्यु का कारण भी बना था, तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि उसके कारण कोई वो बात। काफ़ी बीमार हो गए थे बाद में और उसी से उनकी हो मृत्यु। सकता है कोई और बीमारी हो गई हो, क्या मालूम। जी मैम। अच्छा, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं? जी मैम। पढ़ते थे? जी, पढ़ते। तो ये हमने सुना है, मालूम नहीं है, कि जो यूपीएससी का पैनल होता है उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, मतलब विज्ञान जानता है, और वो फिर देखता रहता है कि आपका रिएक्शन कैसा है, आप क्या करते हैं। आपने सुना है ऐसा? सुना है मैम, लेकिन मुझे पता देखा नहीं कैसा होता आपने है। कितने बार अपियर किया एग्जाम? इंटरव्यू तो मैम पहला है। एग्जाम के लिए तीसरी बार अपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, थर्ड आपके अटेम्प्ट है। रिटर्न के वो आ जाते हैं परसेंटेज, प्रतिशत? मार्क्स आते हैं, अभी नहीं आए लेकिन अभी मैम। नहीं आए। फाइनल के बाद बाद। में आता है? जी मैम। आई थॉट पहले बताते हैं शायद। नहीं बताते नहीं मैम। बताते, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो हिस्ट्री है ना, इतिहास, जी मैम। इसमें राजस्थान में बहुत कुछ हुआ। राजस्थान में वॉर्स हुए और बहुत सारी बातें हुई। जी मैम। और आपके ग्वालियर के पास झांसी में भी जी। मतलब इतिहास का मेंशन है। तो झांसी में कौन था जो जाना जाता है? मैम, रानी लक्ष्मीबाई थी 1857 के संघर्ष के दौरान। हम्म। तो हालांकि उन्हें वीरगति ग्वालियर में प्राप्त हुई थी, क्योंकि हाँ। उन्होंने वो स्वतंत्रता संघर्ष वहीं पर लड़ा था। उनके लड़के को भी मार दिया था ना, और लड़के को जी। पीठ में लेके गई थी। जी मैम, जो दत्तक पुत्र थे उनको। हाँ, जी कोई बात नहीं। तो अब राजस्थान में कुछ वॉर्स हुई थी, तो बताइए। मैम, राजस्थान में मुगल काल के दौरान और दिल्ली सल्तनत के दौरान भी हुई थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान मैम जो चित्तौड़ था, उनके और दिल्ली सल्तनत के दौरान कुछ युद्ध हुए थे। लड़ाई हुई। जी मैम। और मुगल काल के दौरान में मल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। तो महाराणा प्रताप जो थे, उनको जंगल में जी जी। मतलब आइसोलेट कर दिया था, और उनके 2 बच्चे थे, जी जी मैम। है ना। तो उनको खाने को नहीं था, तो वो घास की रोटी बना बना के खिलाते थे। जी मैम, ऐसा ऐसा कहा आपने सुना है? हल्दी घाटी में लिखा हुआ है। जी मैम। जी मैम। हाँ, फिर बाद में जो भी हुआ, पर तब तो ऐसा ही था। जी मैम। ही वॉज अ गुड वॉरियर ना, वॉरियर तो जी। थे वो। जी मैम। अच्छा सर, आप पूछिए। बिल्कुल। पंकज जी, ये बताइए, जी सर। हिंदी साहित्य का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है? सर, 1850 के बाद से ही उस समय हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग चल रहा था। तो उस समय सर हिंदी साहित्य में नवजागरण का दौर था। मतलब नवजागरण की चेतना का प्रचार प्रसार हो रहा था। उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जिससे जो भारतीय आमजन था वो समझ पाया कि वास्तव में धन का बहिर्गमन क्या होता है। क्योंकि उस समय जो राजनीतिक जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस समय आम जन तक नहीं पहुंच पाया था। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो मुख्य धारा में उस समय जो चल रहा था, चाहे वो धन का निष्कासन सिद्धांत हो, चाहे सिविल सेवा में सुधार से संबंधित चीज़ें हों, चाहे शिक्षा से संबंधित चीज़ें हों, वो सभी को अगर आम जनता को पहुंचाया है तो वो साहित्यकारों ने नाटकों के माध्यम से पहुंचाया था। मतलब कह सकते हैं कि साहित्यकारों ने उस समय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में योगदान दिया। इसके बाद में सर साहित्यकारों ने युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया। ओजगुण जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, जैसे बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, इस प्रकार की। तो जिससे कहीं ना कहीं जो है लोग प्रेरित हुए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने को और अंग्रेजों को इस धरती से भगाने के लिए। तो इसमें भी योगदान रहा है सर। इसी से जुड़ा एक प्रश्न, ये भक्ति काल का उदय क्यों हुआ?
सर इसके पीछे तो विद्वानों के बीच में मतभेद रहे हैं। कुछ का मानना है कि इस्लाम के आगमन के कारण हुआ था, क्योंकि इस्लाम के आगमन के बाद जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ तो उस समय जो हिंदू जाति थी वो जैसे कि सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की भक्ति करने के सिवा और कुछ था ही क्या। एक ये भी मत प्रचलित है, कुछ लोग बोलते हैं कि ईसाइयत के प्रभाव से हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के आने के बाद निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई तो जो हमारे वंचित वर्ग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि उन्हें रोजगार मिला, तो उस कारण से उन्हें ये भी एक कारण है कि जब उनकी वृद्धि हुई उसमें तो वो भी भक्ति से जुड़ना चाहा, तो वो भी एक कारण माना जाता है। लेकिन सबसे जो अगर साहित्य की बात करें तो सबसे अच्छा प्रचलित जो मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है, जहाँ उनका मानना है कि जो सिद्ध और नाथ साहित्य हैं उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। आप ग्वालियर से हैं, ये बताइए कि पूरा भिंड का इलाका जी सर ये दस से प्रभावित क्यों रहा? सर उसके कई कारण थे। एक तो चूंकि चंबल के इलाके की बात करें अगर हम, तो वो बीहड़ है, उधर एग्रीकल्चरल लैंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्टिविटी कम रही, इस कारण से भी एक तो ये भी कारण रहा। और दूसरा सर बीहड़ रहे तो आसानी रही उन लोगों को पुलिस को चकमा देने में, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया, दूसरा वो कारण था सर। और एक कारण सर ये भी माना जाता है कि उस समय जो है कई मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी पारिवारिक मतभेद विद्यमान थे। तो जैसे कि हम पान सिंह तोमर मूवी में देखते हैं तो उनके बागी बनने का कारण उनकी पारिवारिक स्थितियां थी, तो एक वो भी कारण है। शिक्षा का अभाव के बारे में नहीं कहे हैं कुछ? जी सर, वो तो क्योंकि शिक्षा का बागियों का जो है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है वैसे ही जानकारियाँ बढ़ी हैं, वैसे ही ये जो बागियों का बनना जो है कम हो गया। जी सर, ये भी सरकारों का ध्यान भी उधर गया है। जी सर। ये बताइए एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आपने भागीदारी भी की है, उसको अर्जित भी किया है। जी सर। क्या इसके लाभ हैं? सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद सर सबसे बड़ा लाभ तो सर इसका ये है कि अगर हम रोजगार करियर के अवसर पर देखें, करियर के तो उसमें ये है कि सर हमें सीडीएस का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे एसएसबी में शामिल हो सकते हैं और हम वही पद प्राप्त कर सकते हैं जो सीडीएस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो एग्ज़ाम माफ़ हो जाता है हमारा, एसएसबी हमें अभी भी फेस करना होता है। एनसीसी से व्यक्तित्व पे क्या सुधार हुआ? सर व्यक्तित्व के स्तर पर देखें तो एनसीसी में सर कई साहसिक गतिविधियां कराई जाती हैं, तो उसमें वो उन गतिविधियों को करने के बाद कहीं ना कहीं इंसान को जो है व्यक्ति को अपने अंदर की क्षमताओं का एहसास होता है कि मेरे अंदर वो क्षमता है, उस पर विश्वास होता है, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे काम वहाँ कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते थे। तो मुझे एक तो ये लगता है। दूसरा सर अनुशासन की भावना, क्योंकि एनसीसी में ड्रिल होती है, परेड होती है, तो उसमें डिसिप्लिन काफ़ी होता है और चूँकि टीम स्पिरिट डेवलप होती है, क्योंकि हम बहुत सारी गतिविधियाँ साथ साथ करते हैं, तो एक टीम स्पिरिट का भी है, कॉमरेड से वो कैसे वो डेवलप होती है। आपने आईपीएस को भी अपनी सेकंड चॉइस बनाई है। जी सर। साइकोलॉजी आपने पढ़ी है। मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है, ख़ासतौर से हम देखते हैं साइकोट्रॉपिक ये जो है दवाइयाँ दे के, जो ये क्या कितने हद तक सही रहता होगा? सर नार्को टेस्ट आपने सुना होगा। सर 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती इनमें, शायद इसीलिए कुछ कोर्ट में इसको मान्यता भी नहीं है। इससे जो भी रिजल्ट्स आते हैं इसका इस्तेमाल केवल इन्वेस्टिगेशन को दिशा देने के लिए किया जाता है, तो इसमें परसेंटेज तो काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति साथे रहे तो वो इससे छुपा मतलब इसको भी चकमा दे सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन को दिशा देने के लिए ये महत्वपूर्ण है। वैसे इसको प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, किया भी नहीं जाता। धन्यवाद पंकज सर। पंकज अभी ये बताइए पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कुछ लेटेस्ट क्या हो रहा है, कुछ जानकारी दीजिए, एकदम लेटेस्ट 3-4 दिन पहले जो कुछ हुआ हो। सर लेटेस्ट मुझे जानकारी नहीं। कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ जानकारी है? जी सर। क्या हुआ उसमें?
सर 1960 में हुई थी इंडस नहीं, वाटर अभी ट्रीटी। वो तो 60 में तो हुई थी, अभी 3 दिन 4 दिन पहले सर कोई नोटिस वगैरह दिया है हम लोगों ने, कोई नोटिस? उस नोटिस से के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अच्छा, एक ठीक, नोटिस कोई- है। कोई बात नहीं, जी ठीक सर। अच्छा, अभी कल ही जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जी सर। उनके प्रेसिडेंट भारत में आए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी है? जी सर, पता तो है कि प्रेसिडेंट भारत में आए हुए, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया है यूएनएससी को लेके, कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। आप मानिए किसी जिला में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जी सर। ठीक है, आईपीएस ऑफिस, आईपीएस में आने जी के सर। बाद। वैसे तो मैं चाहूँगा आप आईएएस में आए, बट आईपीएस भी ठीक, जैसे आपकी सेकंड चॉइस है। मान लीजिए आपको ये निर्देश होता है कि भी किसी एंटी सोशल एलिमेंट का आपको फ़ोन टैपिंग करना है, जी सर। तो आप कैसे करेंगे इसको? मतलब क्या उसमें प्रोसेस, 2-3 स्टेप बताइए क्या करेंगे आप? सर फोन टैपिंग के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार की अनुमति होनी चाहिए, राज्य सरकार की। तो क्या उसमें कोई पर्टिकुलर एक्ट है, उसके बारे में बताइए। सरकार में भी कौन देगा आपको अनुमति? सर फोन टैपिंग के लिए शायद इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आईटी ठीक एक्ट 2000 के कुछ हाँ, उनका ये ठीक है, बिल्कुल रूल्स सही को। कहा। उसके बाद सर स्टेट में कौन देगा आपको? मान लीजिए परमिशन लेनी है आपको, क्या कोई आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से परमिशन? नहीं सर, होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी, गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आप कृषि फैमिली से आते हैं, जी सर। किसान ड्रोन करके स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी लास्ट ईयर, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। किसान ड्रोन्स, जी सर। सर किसान ड्रोन बजट 2022-23 में इसके लिए प्रोविजन किए गए थे, और इसके लिए ये कहा गया था कि हम सर्विस स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। सर्विस स्टार्टअप ऐसे स्टार्टअप होंगे जो कि ड्रोन सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ किसान छोटे और सीमांत 86% है, जी जी, तो वो वहन नहीं कर सकते उस कॉस्ट को, इसलिए हमने सोचा कि सर्विस स्टार्टअप को बढ़ावा दे दें तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उसका प्रयोग सर हम कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, फर्टिलाइजर्स के छिड़काव के लिए कर सकते हैं उस पर, जिससे कि उनका एफिशिएंट यूज़ हो और जो बायोडाइवर्सिटी पे और जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है वो कम हो, साथ ही किसान की लागत में भी कमी है। और इम्पोर्ट पे हमारी अभी भी निर्भरता है फर्टिलाइजर्स की, क्योंकि हम उसमें भी आत्मनिर्भर नहीं है। हालांकि 2023 तक लक्ष्य रखा है, लेकिन निर्भरता बनी हुई है, उस निर्भरता को भी कम किया जा सके। ठीक है पंकज, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जी सर। उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर आप किसको समझते हैं? सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, हालांकि वो हमारे यहाँ अभी उतना डेवलप नहीं है जिस दिशा में सरकार काम कर रही है। सर्विस सेक्टर का हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कोई खास जो उसका सेक्टर, मतलब जो पार्ट है? सर अभी फार्मास्यूटिकल में हम ठीक अच्छा कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ रहे हैं अभी, और इसके लिए हमने चिप्स के लिए हमारी निर्भरता कम हो तो हमने एक प्लांट भी इस्टेब्लिश किया है हमने गुजरात में, जी जी ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में भी आगे बढ़ सकें। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे पंकज, जी सर। देखिए अभी जो आत्मनिर्भर भारत है, ये गवर्नमेंट का एक पूरा इसमें फोकस आ रहा है, उसमें डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। जी जी सर, जी सर। और उसमें एक लिस्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज की थी कि भी उसमें हम लोग को बाहर से वो नहीं मंगवाएंगे वो प्रोडक्ट्स, जी सर। वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे या इंडिया में ही प्रोक्योर करेंगे। जी सर। ठीक है, तो वो मुझे 5 ऐसे प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं जो ऐसे हैं जो अब डोमेस्टिकली ही या तो बनेंगे या प्रोक्योर किए जाएंगे? सर पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं इसको। हाँ, जी। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपसे सिर्फ 5 पूछ रहा हूँ। 200 के समथिंग। हाँ, मैं सिर्फ 5 बता दीजिए आप, ओनली 5। मुझे प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ओके ठीक है, थैंक यू। आपकी एक रुचि है टॉकिंग टू फ्रेंड्स, इंटरैक्टिंग विद देम, जी सर। ये तो आम जीवन का भाग है। जी सर। तो आपकी क्या विशिष्ट, इसको विशिष्ट रुचि क्यों मानते हैं? सर विशिष्ट मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होती है व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में मेरे लिए। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तो मित्रों से बात करता ही है, जी सर। दुश्मनों से भी कभी कभी करता है, तो आपने इसको स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिया है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि सर मुझे लगता है कि अभी जितना अभी मेरा ज़्यादा जीवन तो नहीं है, 25 साल का जीवन है, तो उसमें मेरे दोस्तों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, उनसे बातचीत करके स्ट्रेस फ्री हुआ हूँ। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता था, तब भी उन्होंने उससे उभारने में मुझे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उस चीज़ से। और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, सेकंड अटेम्प्ट के बाद मुझे लगने लगा था कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा, मैं इसके लिए नहीं बन पाया हूँ, और मैंने तैयारी भी छोड़ दी थी सर। और 6 महीने तक मैंने तैयारी छोड़े ही रखी। दोस्तों के कारण से मैं सर दोबारा आया, और उसी अटेम्प्ट में सर मैं इंटरव्यू तक हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ।
हिंदी फिल्म्स देखना, हिंदी वेब सीरीज देखना, पिछले कुछ दिनों से ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता गिर रही है। अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी लोग दक्षिण भारतीय फिल्मों को देखना पसंद कर रहे हैं। जी सर। क्यों ऐसा हुआ? लोकप्रियता बॉलीवुड जो फिल्में हैं उनकी कंपैरेटिवली उतनी नहीं रही है पहले जितनी, ये बात सही है, आप इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इसका कारण ये है सर कि लोग कुछ कुछ नया चाहते हैं, मतलब डाइवर्सिटी चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। बॉलीवुड ने लंबे समय तक हमें लव मैटर्स पे फिल्में दिखाई हैं, उसमें कुछ नई थीम्स, नया विषय, ये सब इनोवेशन कम हो पा रहा था। नहीं देखना चाहते हैं, मतलब अब क्या अब देखना चाहते हैं निश्चित रूप से, लेकिन सर केवल यही नहीं देखना चाहते, केवल यही नहीं देखना चाहते, और भी देखना चाहते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्में जो आजकल लोकप्रिय हो रही थी जी सर, हिंदी में डब करके, उनमें क्या होता था? सर उनमें भी होता है, लेकिन उनमें एक्शन भी होता है सर, और उनमें बहुत जैसे सर अभी कांतारा मूवी देखी, वो ट्राइबल्स के ऊपर थी, उनके कल्चर के ऊपर थी, बिल्कुल अलग विषय था जो अनटच्ड टाइप का था। उससे पहले हमने KGF देखी सर। उस प्रकार की मूवीज़ जो हैं, या बाहुबली की बात करें हम, या हम पुष्पा पार्ट 1 की बात करें, तो इस प्रकार की मूवीज़ कुछ एक अलग एहसास करवाती हैं जो दर्शक होता है उसको। ऐसे फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ने से क्या राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिल रहा है? जी सर, जी सर, राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि एक समय था जब साउथ के एक्टर्स जो है हिंदी के विरोध में स्टेटमेंट देते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि साउथ के एक्टर्स कई मंचों पर जब फिल्म का प्रमोशन कर रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि नहीं, हिंदी भी जो है मतलब देश की राजभाषा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो एंटी हिंदी एजिटेशन जो फिल्मों के स्तर पर था वो अब काफ़ी कम हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं मानता हूँ कि ग्वालियर जो क्षेत्र है ये भारत में वंशवादी राजनीति और सामंतवादी सोच का गढ़ है। जी सर। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? सर सामंतवाद तो भारत के लगभग हर क्षेत्र में मिल जाएगा, और निश्चित रूप से ग्वालियर में भी चूंकि सवर्ण क्लास काफी डोमिनेंस में है। पहले आप मुझे समझाइए कि ऐसा मानने का आधार क्या हो सकता है? जो मैंने कहा उसके मानने का एक आधार ये हो सकता है सर, क्योंकि एग्रीकल्चरल डोमिनेंस में है, तो एग्रीकल्चर में सामंतवाद जो है उसका अभिन्न हिस्सा रहा है। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा जो लोग हैं हमारे एग्रीकल्चर में संलग्न है, तो एक तो ये आधार हो सकता है। ये तो सामान्य बात हो गई। ग्वालियर की क्या विशेषता हुई? ग्वालियर के ऊपर ये टिप्पणी क्यों लागू हो सकती है? ग्वालियर के ऊपर से इसलिए भी लागू हो सकती है क्योंकि देसी रियासतें रही थी, एक ये भी कारण हो सकता है। और सर एक कारण जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ग्वालियर में कुछ सवर्ण जातियाँ हैं, उनका वर्चस्व रहा है, डोमिनेंस रहा है राजनीति में भी और अन्य में भी, तो इस कारण से भी सामंतवाद वहाँ पर हावी रहा है। वंशवादी राजनीति? वंशवादी राजनीति सर बहुत पहले से तो हमें देखने को नहीं मिलती, अब कुछ समय से देखने को मिलने लगी है वहाँ पर। मतलब जैसे अगर हम देखें तो अभी हमें नेताओं के बेटे नेता बनते हुए देख पा रहे हैं अभी हम इस समय, तो वंशवादी राजनीति दिखाई देती है। धन्यवाद। पंकज, मैं आपके दो जवाबों को समझने की कोशिश कर रहा था। आपने एक बताया दक्षिण भारतीय जो हीरो हैं वो जब आज के युग में हिंदी की बात करते हैं तो वो कटुता उनके वक्तव्यों में नहीं आती है, क्योंकि कंसर्न कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल, जी सर। भक्ति आंदोलन जी सर के ऊपर जवाब देते हुए भी आपने कहा कि सल्तनत के आने के पश्चात शहरी पेशों की वृद्धि हुई और उसका भी एक असर हमें भक्ति आंदोलन में देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हैज़ किल्ड ह्यूमन सेंसिबिलिटीज? अब जगह है नहीं, ह्यूमन सेंसिबिलिटी क्या है? नहीं सर, इकोनॉमिक जो कारक फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा कि वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दे या ह्यूमन डिटर्मिन जो भी है उसको ख़त्म कर दे। ये आपने स्टेटमेंट तो दे दिया। जी सर। कुछ और बताइए, क्यों? क्योंकि सर व्यक्ति का जीवन केवल आर्थिक कारकों से ही संचालित नहीं होता, उसकी खुद की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो कि केवल आर्थिक उस पक्ष से सीमित नहीं होती।
आध्यात्मिक भी कारक रहे होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं। सभी फैक्टर्स जो है उसे संचालित कर रहे होते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हैं। अपने 4-5 दोस्तों का नाम बताइए। जी सर। घनिष्ठ मित्र जो जी हैं, हाँ। जी सर, जी सर, जी सर। प्रतीक सिंह गुर्जर, अवनीश प्रताप सिंह और श्वेता तिवारी, और इसके अलावा सर दीपक मल्होत्रा। और कितने लंबे अवधि से आपके मित्र रहे हैं ये? सर इनमें से एक मित्र तो पिछले 1 साल से है और बाकी मित्र 4-4, 5-5 साल पुराने। अच्छा जी सर। एक तो सर बचपन से ही। अच्छा, बचपन से ही है। जी सर। बहुत अच्छा। चलिए अब मैं कुछ दूसरी तरफ आपको पूछना चाह रहा हूँ। मिलिट्री एक्सपेंडिचर भारत का अगर आप देखें तो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जी सर। कितना है लगभग? सर जीडीपी के परसेंटेज की तुलना में शायद 2% के आसपास है। और चीन का? सर उनका तो ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कितना है। अच्छा। क्रिप्टो का क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो बबल बर्स्ट हो गया और अब अगले बजट में भारत सरकार कुछ अलग नीति या अपनी नीति को आगे बढ़ाएगी या कुछ यू टर्न होने वाला है? अनुमान लगाइए। भारत सरकार की अभी तक तो नीति ये थी कि हमने उसे वर्चुअल एसेट हमने पिछले बजट में घोषित किया था और हमने कहा था कि हम उससे जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे। अभी तक तो ये रही आपको थी। लगता है सही है कि जिसे आपने वैधता नहीं दी, कानूनी वैधता नहीं दी, उसके ऊपर टैक्स लगाना? सर हमने कानूनी वैधता करेंसी के तौर पर नहीं दी है, हमने कानूनी वैधता उसे वर्चुअल एसेट के रूप में तो दी ही हुई है, तो उस पर टैक्स लगाना कोई मुझे नहीं लगता कि गलत है। हाँ, ये मुद्दा जरूर उठ सकता है। आरबीआई के गवर्नर ने हाल फिलहाल में क्या कहा है क्रिप्टो के बारे में? नहीं सर, मैंने स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा कि गैम्बलिंग है, आउट एंड आउट गैम्बलिंग। जी सर, गैम्बलिंग तो है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय इतिहास में एक परंपरा रही है अर्थव्यवस्था को मैनेज करने में जहां हम इस तरह के क्रियाकलापों को भी टैक्स करते हैं? कौटिल्य पढ़ा है? जी सर। उसमें इस तरह के क्रियाकलापों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई है? जी सर, उसमें इस प्रकार के भी क्रियाकलापों पर गैम्बलिंग टैक्स, जी सर, प्रोस्टिट्यूशन टैक्स। जी सर। चलो, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।